यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। एपिसोड 56। चांद अभी भी मिरर में खुशी खुशी खुद को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने अपने लंबे गोरे पैरों की तरफ देखा, जो कि शर्ट पहनने की वजह से साफ साफ नजर आ रहे थे। उसने खुद से कहा, रूम में तो सिर्फ हम हैं, हमें तो कोई देखेगा ही नहीं, फिर हम कुछ भी पहन सकते हैं। कहते हुए चांद क्लोजेट का दरवाजा खोलकर रूम में आ गई। उसके दरवाजा बंद करते ही दो आंखें, जो कि उसे काफी देर से ये सब कुछ करते हुए देख रही थी, वो बंद हो गई। यह कोई और नहीं, व्योम था, जिसके क्लोजेट रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इस वक्त वह सिंगापुर में बैठकर चांद की सारी हरकतें देख रहा था। चांद की हरकतों को देखकर व्योम, जो कि अपने रूम में अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। चांद को सिर्फ उसके इनर कपड़ों में देखकर वो अभी भी उसकी खूबसूरत बॉडी को इमेजिन करके खुद के अंदर गर्मी पैदा होती हुई महसूस कर पा रहा था। व्योम ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, इतनी दूर से भी तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। चांद, बस इंतजार करो मेरे आने का। कहते हुए व्योम के होठों के कोने टेढ़े हो गए। तभी उसका ध्यान मोबाइल पर आए मैसेज नोटिफिकेशन पर गया। उसने जल्दी से मोबाइल खोलकर देखा तो उसे अध्याय ने एक क्यूट सी पिक्चर भेजी थी, जिसमें चांद अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथ में नाइफ पकड़कर केक काट कर रही थी। तस्वीर को देखते ही व्योम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसे 2 दिन पहले चांद से पूछा गया सवाल याद आया। तुम्हारा जन्मदिन कब है? चांद ने कहा, 2 दिन पहले ही। उसने कहा था कि 2 दिन बाद वो 18 साल की हो जाएगी। व्योम ने अपने बाल पकड़ते हुए कहा, ओह गॉड, इसका मतलब आज उसका बर्थडे था, इसलिए वह प्रिंसेस ड्रेस पहनकर क्लोजेट में नाच रही थी। कहते हुए व्योम के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसने अध्याय के स्टेटस खोलकर देखे, जिसमें अध्याय और चांद दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, तो कभी एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। चांद को खुश देखकर व्योम चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, पर तभी उसका ध्यान अध्याय, अधिक और आयुष पर गया, जिनके साथ चांद काफी ज्यादा कंफर्टेबल होकर मस्ती कर रही थी। ये देखकर उसने गुस्से से कहा, ये तीनों उसके साथ इतना कंफर्टेबल क्यों है? और यह जादूगरनी जो मेरे पास आने से मुझसे डरती है, यह इन तीनों के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल कैसे हो गई, जबकि वो उन तीनों को ज्यादा टाइम से जानती भी नहीं। सोचते हुए व्योम के चेहरे पर अजीब सा गुस्सा नजर आने लगा। उसने अध्याय के डाले हुए सारे स्टेटस देख लिए, जिसमें चांद काफी खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार दिल खोलकर हंस रही हो। उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था। व्योम घंटे तक बैठकर उसकी तस्वीर देखता रहा। इस वक्त सिंगापुर में शाम का वक्त हो रहा था। काफी देर बाद भी व्योम को एहसास हुआ कि तस्वीर देखते देखते उसने 2 से 3 घंटे का टाइम वेस्ट कर दिया है। यह एहसास होती ही उसने हैरानी से कहा, मुझे हो क्या रहा है? मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? जिस लड़की से दूर रहना चाहता हूँ, उसकी एक तस्वीर देखते ही दिल में अजीब सी हलचल होने लगती है। दिल बार बार उसके पास जाकर उसे अपनी सीने से लगाने को करता है। आखिर मैं चाहता क्या हूँ? व्योम खुद से बात कर ही रहा था कि तभी एक सर्वेंट ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, सर, डिनर का वक्त हो गया है। सर्वेंट की आवाज सुनकर व्योम ने कहा, ओके, मैं नीचे आ रहा हूँ। कहते हुए व्योम ने अपने मोबाइल में एक नजर फिर से चांद की तस्वीर की तरफ देखा और मोबाइल को लॉक करके नीचे आ गया। नीचे आते ही उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, पर उसे विराज कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। व्योम ने नॉर्मल लहजे में कहा, विराज सर कहाँ है? व्योम के सवाल पर एक सर्वेंट ने अपना सर झुकाते हुए कहा, सर, वो तो इंडिया के लिए निकल गए। उन्होंने कहा था कि आज उनके किसी इम्पोर्टेंट इंसान का जन्मदिन है, जिसके लिए उन्हें जल्दी से जल्दी निकलना था। वह आपको बताना चाहते थे, पर शायद आप स्टडी रूम में इम्पोर्टेंट काम में बिजी थे।
व्योम ने जैसे ही यह सुना कि विराज किसी इंपॉर्टेंट इंसान के जन्मदिन के लिए इंडिया वापस चला गया है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, विराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे कहा था ना कि मेरी बीवी से दूर रहना, पर लगता है कि तू हड्डियां टूटे बिना मानेगा नहीं। कहते हुए व्योम ने किसी से कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है। कहते हुए व्योम तेज कदमों से चलता हुआ वापस अपने रूम में आ गया। उसने अपना मोबाइल निकालकर अपने असिस्टेंट राजेश का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से राजेश ने कॉल उठाते हुए कहा, जी बॉस। व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी इंडिया चलने का इंतजार करो, मुझे अब यहाँ पर और नहीं रहना है। वैसे भी डील फाइनल हो चुकी है, बाकी का काम यहाँ के एम्प्लॉइज देख लेंगे। व्योम की बात सुनकर राजेश हैरान हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। राजेश को चुप देखकर व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? अभी के अभी इंडिया चलने का इंतजाम करो। राजेश ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है सर। कहते हुए उसने कॉल कट करके खुद से कहा, आखिर इस इंसान के दिमाग में चलता क्या रहता है, पल में रंग बदलता है, बिल्कुल किसी गिरगिट की तरह। कहते हुए राजेश इंडिया आने का इंतजाम करने के लिए चला गया। वही व्योम ने गुस्से से अपना सामान पटकते हुए कहा, आखिर कहाँ चला गया वह? कहते हुए कुछ देर बाद उसके हाथ में कुछ लगा, जिसे देखते ही उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर में वह रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके पीछे ही उसके बॉडीगार्ड ने उसकी एक ट्रॉली बैग को पकड़ा हुआ था। व्योम के चेहरे पर सनग्लासेस लगे हुए थे। उसके चेहरे को देखकर बता पाना मुश्किल था कि इस वक्त उसके दिल और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर में व्योम अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था, जहां पर उसका प्राइवेट जेट उसका इंतजार कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, इस बार तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। विराज, बहुत समझा चुका हूँ बातों से, अब लातों की बारी। कहते हुए व्योम की पकड़ अपने मोबाइल पर मजबूत हो गई। उसे ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि विराज सिर्फ चांद के बर्थडे के लिए उसे बिना बताए इस तरह से सीधा इंडिया भाग गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दोस्त का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। विराज जो अपने ही दोस्त की बीवी पर नजर डालता आ रहा था, जबकि व्योम ने उसे साफ साफ धमकी दे दी थी कि जब तक चांद के नाम के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, विराज का कोई चांस नहीं है। पर फिर भी विराज समझने के लिए तैयार नहीं था। व्योम ने अपना मोबाइल निकालकर अध्याय का नंबर डायल किया। 2-3 बार रिंग जाने के बाद भी दूसरी तरफ से अध्याय कॉल नहीं उठाया। व्योम को चांद से बात करनी थी। चांद के पास कोई मोबाइल नहीं था, इसलिए व्योम को अगर चांद से बात करनी थी तो उसे अध्याय या फिर घर के किसी और मेंबर के मोबाइल पर ही कॉल करना था। अध्याय कॉल नहीं उठा रहा था और अब व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वो चांद से बात कैसे करे। आखिर में एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते हुए कहा, अब तुमसे बात इंडिया आने के बाद ही होगी, माय लिटिल वाइफी। कहते हुए व्योम ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद किया और चांद के चेहरे को याद करने लगा। उसके छोटे से चेहरे को याद करके व्योम के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। तभी राजेश व्योम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाकर पोलाइट आवाज में कहा, सारा इंतजाम हो चुका है सर, बस हमें अभी इंडिया के लिए निकलना है। व्योम ने अपना सर हिलाया और राजेश के साथ तेज कदमों से चलता हुआ एयरपोर्ट से अंदर चला गया। उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड चल रहे थे। व्योम प्राइवेट लाउंज से जा रहा था, जिस वजह से ज्यादा लोग उसे नहीं देख पा, पर फिर भी जो लोग उसे देख पा रहे थे, वो लोग उसकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। बॉडीगार्ड्स ने उसे अच्छे से कवर किया हुआ था, उसकी बस हल्की हल्की झलक ही लोग देख पा रहे थे। कुछ ही देर में व्योम अपने जेट में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बेहद सर्द एक्सप्रेशन थे। उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद किया हुआ था। उसके चेहरे को ही देखकर कोई भी बता सकता था कि इस वक्त वो कितने ज्यादा तनाव में है। उसने गुस्से से कहा, पता नहीं और कितना वक्त लगेगा, शायद वो अब तक इंडिया पहुंच चुका होगा। सोचते हुए व्योम के और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि वो विराज के प्लान को क्रैश करवा दे, पर बाद में ये सोचकर कि विराज उसका बेस्ट फ्रेंड है, व्योम ने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया। अगर उसकी जगह पर कोई होता तो शायद अब तक सच में व्योम ने प्लेन को ब्लास्ट करवा दिया होता।
अग्निहोत्री मैंशन में कुछ देर तक व्योम के बारे में सोने के बाद चांद ने घड़ी में टाइम देखा। घड़ी में इस वक्त आधी रात के 2:30 बजे बज रहे थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें यहाँ पर तो नींद नहीं आएगी, हम कल की तरह नीचे सो जाते हैं। कहते हुए चांद ने तकिया उठाकर कारपेट पर जाकर लेट गई। उसे इस वक्त गर्मी लग रही थी, जिस वजह से उसने ओढ़ने के लिए कंबल नहीं लिया। उसकी लंबी गोरी टांगें साफ साफ नजर आ रही थी, पर उसे अब किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि रूम में एक तो वह अकेली थी, ऊपर से उसे व्योम की शर्ट को पहनकर व्योम का एहसास महसूस हो रहा था। उसकी खुशबू महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो काफी खुश थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जल्दी वापस आ जाओ आप, हमें आपके बिना नींद नहीं आती। कहते हुए चांद ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून से कारपेट पर लेट गई। करीब सुबह के 4:30 बजे चांद के रूम का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। चांद गहरी नींद में थी, जिस वजह से उसका ध्यान दरवाजा खोलने की आवाज पर नहीं गया। बालकनी का दरवाजा इस वक्त बंद था, पर पर्दे नहीं लगाए गए थे, जिस वजह से बालकनी और रूम के बीच में लगे हुए ग्लास वॉल से चांद की रोशनी रूम में आ रही थी, जो कि सीधा चांद के चेहरे पर पड़ रही थी। अंदर आने वाला इंसान कोई और नहीं व्योम था, जिसकी फ्लाइट आधे घंटे पहले ही इंडिया लैंड हुई थी। इंडिया पहुंचते ही वो सबसे पहले सीधा मेंशन के लिए आ गया था, और मेंशन में आते ही सबसे पहले सीधा ऊपर अपने रूम में। शायद उसे अपने रूम में आने की कभी इतनी जल्दी रही होगी जितनी आज थी। रूम में आकर उसने बेड पर देखा तो बेड पर चांद को ना देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने खुद से कहा, आधी रात को ये लड़की गई कहाँ? कहते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसे लग रहा था कि चांद अधिक अध्याय आयुष के साथ अभी भी बाहर मस्ती कर रही होगी। ये सोचकर वो गुस्से से क्लोजेट की तरफ जाने लगा। तभी उसका ध्यान एक छोटी सी आकृति पर गया, जो कि बेड के साइड में कारपेट पर लेटी हुई थी। व्योम ने खुद से कहा, यह क्या है? कहते हुए व्योम वहां आ गया। वहां पर आते ही उसका ध्यान चांद पर गया, जो कि चांद की रोशनी में और भी प्यारी लग रही थी। नींद में ही उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। ये देखकर कि चांद बेड की जगह पर कारपेट पर लेटी हुई है, व्योम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने खुद से कहा, ये लड़की नीचे क्यों सो रही है? कहते हुए चांद के पास आ गया। तभी उसका ध्यान चांद पर गया, जिसने इस वक्त उसकी शर्ट पहनी हुई थी। अस्त व्यस्त होने की वजह से शर्ट पर सिलवटें पड़ चुकी थी, साथ ही नींद में शर्ट चांद के पैरों से थोड़ी ऊपर जा चुकी थी। व्योम चांद के गोरे लंबे पैर साफ साफ देख पा रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं। जादूगरनी कहीं की, इसे पता चल गया होगा कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए ये सब कुछ कर रही है। पता नहीं कहां से काला जादू सीखा है इसने। कहते हुए व्योम खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, पर वह चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ना चाहते हुए भी वो चांद को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। इस कंडीशन में भी चांद काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। एपिसोड 57। व्योम अभी भी चांद को ही देख रहा था। वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो घुटनों के बल फ्लो पर बैठ गया। कारपेट पर चांद सिकुड़कर लेटी हुई थी। जो हमने हल्के हाथों से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर देख तो उसका छोटा सा चेहरा इस वक्त गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहा था। चांद को इतने दिनों बाद अपने चेहरे के सामने देख करके व्योम को अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने खुद से कहा, पता नहीं क्या कर दिया है तुमने। हर पल हर वक्त बस तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ, बस तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। जहाँ पर भी जाता हूँ तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। आखिर क्या किया है तुमने मुझ पर जादूगरनी? कहते हुए व्योम की उंगलियां चांद के साथ साथ गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक फिसलने लगी। चांद की कॉलर बोन भी इस वक्त साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर व्योम की सांसें तेज हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो सो रही है, तू उसके बारे में ये सब कुछ कैसे सोच सकता है? कहते हुए व्योम खुद से कहा, पर वो तो मेरी वाइफ है। अगर मैं ये सब कुछ अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? कहते हुए भी व्योम ने चांद की तरफ देखा, जो नींद नहीं पाउट बनाकर लेटी हुई थी। व्योम को अचानक से याद आया कि आज तो चांद का बर्थडे है। उसने धीरे से नीचे झुककर चांद को अपनी गोद में उठा लिया। चांद ने इस वक्त सिर्फ उसकी शर्ट पहनी हुई थी,
जिस वजह से भी उनके हाथ सीधा चांद के पैरों से टच हो रहे थे। व्योम को अजीब सी गुदगुदी अपनी बॉडी में पैदा होती हुई महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस लेकर चांद को बेड पर लेटा दिया। बेड पर जाते ही चांद यहाँ वहां हाथ फिराने लगी। ये देखकर व्योम घबरा गया कि कहीं कहीं चांद उठ न जाए, शायद पहली बार उसे डर लग रहा था। तभी नींद में ही चांद ने एक पिल्लो को पकड़ लिया और उसे मजबूती से गले लगाकर लेट गई। चांद को सुकून से सोता हुआ देखकर व्योम ने गहरी सांस ली और वह उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। उसका ध्यान ना चाहते हुए भी बार बार चांद के पैरों की तरफ जा रहा था। उसने आंखें बंद करते हुए कहा, व्योम, गंदे ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दे बेटा, निकाल दे। कहते हुए उसने जल्दी से कंबल कवर करते हुए चांद के पैरों का ढक दिया। अब चांद किसी मासूम से बच्चे की तरह नजर आ रही थी। उसे देखा व्योम के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से बेड की दूसरी तरफ से चढ़कर बेड पर चांद के बगल में आकर बैठ गया। चांद के हाथ में पिल्लो को देखकर व्योम उस पिल्लो को घूर घूर कर देखने लगा, जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। उसने झटके से चांद के हाथ से पिल्लो को छीनकर बेड के नीचे फेंक दिया। वही नींद में ही जब चांद को महसूस हुआ कि उसका पिल्लो से दूर हो गया है, वो अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी। उसके क्यूट से चेहरे को देखकर व्योम जल्दी से उसके बगल में लेट गया। व्योम का एहसास महसूस करते ही चांद ने जल्दी से उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। चांद को अपने इतने करीब देखकर व्योम उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। उसने उसके होठों की तरफ देखा, जो कि नींद में ही पाउडर बनने की वजह से बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। व्योम ने धीरे से आगे बढ़कर हल्के से उसके होठों को अपने होठों से टच करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे बीवी। व्योम को खुद नहीं पता चला कि कैसे उसके मुंह से अपने आप चांद के लिए बीवी निकल गया। वो चांद के मासूम से चेहरे को देखने लगा। उसने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त सुबह के 5 बजे बज रहे थे। कुछ ही देर में उजला होने वाला था। व्योम ने धीरे से कहा, शायद बहुत देर कर दी तुम्हें विश करने में, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास वापस तो आ गया ना। कहते हुए व्योम ने मजबूती से चांद को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, पर चांद को अपनी बाहों में भरकर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जिसकी शायद उसे तलाश थी। वही चांद आज जैसे सारी टेंशन को भुलाकर सुकून की नींद ले रही थी। इसलिए ना उसे व्योम के आने का एहसास हुआ, ना उसके किस करने का एहसास हुआ। कुछ देर तक व्योम चांद को देखता रहा। आखिर में उसकी भी आंख लग गई, क्योंकि इंडिया पहुंचने तक उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया था। उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि कहीं इंडिया पहुंचने के बाद विराट सीधा आधी रात को चांद के पास ना चला गया हो। ये सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। इसलिए वो इंडिया आने के तुरंत बाद सीधा मेंशन में आ गया था और रूम में सुकून से चांद को सोते हुए देखकर उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ था। वो चांद को गले लगाकर सुकून से सो रहा था। वही चांद भी उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो रही थी। सुबह के करीब 6:30 बजे खिड़की से आई सूरज की किरणें सीधा चांद के चेहरे पर पड़ी। चांद, जिसका चेहरा व्योम के सीने में छुपा हुआ था, उसने कसमसा कर अपनी आंखें खोली। उसे कुछ सख्त सा अपने सीने पर महसूस हुआ। उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो व्योम का सीना उसके सीने से टच हो रहा था। पहले तो नींद में होने की वजह से चांद को कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह उसके कितने करीब है, वह घबराकर उठकर बैठ गई। व्योम शायद गहरी नींद में था, जिस वजह से चांद के इस तरह से उठने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुली। चांद गहरी गहरी सांस लेते हुए व्योम को देख रही थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। कुछ देर तक हैरानी से बैठने के बाद अचानक से उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, आप सच में वापस आ गए, आप सच में वापस आ गए। कहते हुए चांद ने व्योम के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर हल्के से उसके गालों को टच किया। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहे हैं, पर वो उनके गालों को टच करने के बाद उसे एहसास हुआ कि व्योम सच में यहाँ पर आ गया है। चांद को खुशी से कूदने का दिल कर रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। कल रात को अध्याय की पार्टी देने के बाद भी उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे व्योम की याद आ रही थी। और आज सुबह सुबह वापस आकर व्योम ने उसे एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे दिया था। चांदनी व्योम के चेहरे की तरफ देखा। वो इस वक्त काफी हैंडसम लग रहा था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे।
जो कि उसे क्यूट लुक दे रहे थे। चांद ने पाउट बनाते हुए कहा, हम आपसे नाराज हैं। आप कल क्यों नहीं थे? सब लोग थे पर आप नहीं थे। हमने आपको बताया था ना कि 2 दिन बाद हमारा जन्मदिन है। क्या हम आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है? क्या आप हमारे लिए जल्दी वापस नहीं आ सकते थे? हम आपसे बात ही नहीं करेंगे? चांद किसी छोटे से बच्चे की तरह व्योम को उंगली दिखाते हुए कह रही थी। चांद ने कुछ देर तक व्योम के चेहरे को देखा, तभी उसका ध्यान है उनके होठों पर गया, जिसे देखते ही उसने धीरे से कहा, उनके होंठ सच में कितने सुंदर हैं। सोचते हुए चांद का याद आया कि कैसे भी व्योम ने काफी बार उसे अपने होठों से किस किया है। ये याद आते ही उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने नाखून चबाते में कहा, हम गाल पर तो किस कर सकते हैं ना, वैसे भी यह तो हमारे पति हैं। कहते हुए चांद धीरे धीरे व्योम के चेहरे की तरफ झुकने लगी। व्योम के गालों के पास अपने होंठ ले जाकर चांद ने धीरे से कहा, पर ये तो गलत है ना, ये तो सो रहे हैं। हम सोते हुए इन्हें किस कैसे कर सकते हैं? अगर उन्हें पता चल गया तो यह क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम एक गंदी लड़की है। सोचते हुए चांद का चेहरा लटक गया। अगले ही पल उसने खुद से कहा, पर हम गंदे कैसे हुए? ये तो हमारे हैं ना। अध्याय भैया ने तो कहा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम सच में कुछ भी कर सकते हैं? पर अगर कि नाराज हो गए तो पर फिर इन्हें पता कैसे चलेगा? मासूम चांद खुद से बात कर रही थी, इस बात से अनजान की उसकी धीमी धीमी आवाज सुनकर द ग्रेट बिजनेस टाइकून व्योम अग्निहोत्री, जो हवा की आवाज सुनकर उठ जाता है, वो उठकर उसकी बातें सुन रहा है। व्योम ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और मासूम चांद की मासूमियत भरी बातें सुन रहा था। उसे हंसी भी आ रही थी और चांद की मासूमियत पर प्यार भी आ रहा था, पर वह देखना चाहता था कि चांद करना क्या चाहती है। इसलिए वो उठ नहीं रहा था और जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा था। चांद ने व्योम के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, गाल पर ही तो किस करना चाहते हैं हम, इसमें कुछ गलत नहीं है। चांद तुम स्ट्रांग हो ना। अध्याय भैया ने कहा था कि तुम्हें मजबूत बनना है, तुम्हें स्ट्रांग बना है। कहते हुए चांद ने अपने निचले होंठ को बाइट किया और हिम्मत करके अपनी आंखों को बंद करके व्योम के गालों को और टच करने के लिए अपने होंठ उसके गालों के पास लेकर आ गई। वहीं व्योम ने जैसे ही महसूस किया कि चांद उसके गालों पर किस करने वाली है, उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखा तो चांद को बंद आंखों के साथ इस तरह से अपने गालों की तरफ अपने होंठ लाते हुए देखकर उसके होठों की कोने टेढ़े हो गए। वो जल्दी से पलट गया। चांद जिसके होंठ पर उनके गालों से टच होने वाले थे, उसके होंठ व उनके होठों से जा मिले। जैसे ही चांद को इस बात का एहसास हुआ, उसने घबराकर अपनी आंखें खोलकर देखा। उतने में ही व्योम ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। चांद की पूरी बॉडी में कट दौड़ गया। उसके होंठ इस वक्त व्योम के होठों पर थे। वो पूरी की पूरी व्योम के ऊपर झुकी हुई थी। वो व्योम से दूर हो पाती इससे पहले ही व्योम ने धीरे से आंखें खोलकर नींद भरी आवाज में कहा, तुम क्या कर रही हो? उन दोनों के होंठ आपस में टच हो रहे थे। चांद बेचारी किसी पुतले की तरह जमी हुई थी। व्योम ने चांद को कुछ ना बोलते हुए देखकर उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से उसे पलटकर अपने नीचे करते हुए कहा, क्या तुम नींद में मेरा फायदा उठा रही थी? व्योम की बात सुनकर मासूम चांद की डर की वजह से हालत खराब हो गई। उसने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, वो तो हम बस। कहते हुए चांद चुप हो गई। व्योम ने चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम नींद में क्या कर रही थी? मेरे साथ तो मेरा फायदा उठाना चाहती थी ना। मुझ पर झुकी हुई थी और इनफैक्ट तुम मेरे होठों को किस कर रही थी। तुम नींद में मेरा फायदा उठा रही थी, एक सेट क्यों नहीं कर रही हो? व्योम की बात तो सुनकर चांद ने धीरे से कहा, हम सच में ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। व्योम को जैसे ही एहसास हुआ कि पानी की टंकी फिर से शुरू होने वाली है, उसने कहा, डोंट यू डेयर, रोने की हिम्मत भी मत करना। जब देखो तब इमोशनल ब्लैकमेल करती हो। रोने लगोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम तो बस आपके गाल पर किस करना चाहते थे, सच्ची महादेव की कसम। कहते हुए चांद की नीली नीली आंखों में आंसुओं की बूंदें चमकने लगी।
वही उसे इस तरह से उदास होते हुए देखकर व्योम ने उसकी आंखों में आए आंसुओं की तरफ देखा और उसकी आंखों पर धीरे से अपने होंठ रखते हुए कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है? आई एम योर हस्बैंड। तुम कुछ भी कर सकती हो। और क्या कह रही थी तुम मुझसे नाराज हो? वो उनकी बात सुनकर चांद की हालत खराब होने लगी। उसे घबराहट हो रही थी कि अब व्योम किस तरह से रिएक्ट करेगा। इस बीच वो ये भूल ही गई थी कि उसने सिर्फ उनकी शर्ट पहनी हुई है। वही व्योम चांद की बॉडी को अच्छे से महसूस कर पा रहा था, साथ ही उसके हाथ भी चांद की बॉडी को छू रहे थे। उसने चांद के छोटे से चेहरे की तरफ देखा, जो कि डरा हुआ लग रहा था। व्योम ने धीरे से कहा, बताओ तुम मुझसे नाराज क्यों हो? चांद ने अभी भी कुछ नहीं कहा था। वो बेचारी अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए अपना चेहरा नीचे झुकाकर लेटी हुई थी। एपिसोड 58। चांद इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके बेड पर लेटी हुई थी और व्योम उसके ऊपर झुका हुआ था। चांद की आंखों में आंसू थे। व्योम ने हल्के से उसकी आंखों पर अपने होंठ रखकर धीरे से उसके गालों को चूमते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। कहते हुए व्योम ने झटके से चांद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसने चांद की कमर को अपने हाथों को लपेटकर धीरे से कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। बताओ तुम मुझसे नाराज क्यों थी? चांद ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपनी आंसू भरी नीली आंखों से व्योम के चेहरे की तरफ देखा। उसे व्योम बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रहा था। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, वो ना आप कल हमारे जन्मदिन पर हमारे साथ नहीं थे, इसलिए हम आपसे नाराज हो गए थे, पर हम अगली बार से आपसे नाराज नहीं रहेंगे, पक्का प्रॉमिस। चांद की बात सुनकर व्योम उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगा। मतलब ये लड़की खुद ही उससे नाराज थी और अब ये सोचकर कि उसकी नाराजगी की वजह से वह नाराज हो जाएगा, वो खुद ही माफी मांग रही थी। व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे कुछ ना बोलते हुए देखकर चांद ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम सच में आपका फायदा नहीं उठा रहे थे, महादेव की कसम, सच में। अभी व्योम ने आखिर में चांद को परेशान करने का डिसीजन कैंसिल करके उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। चांद ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, नहीं। कहते हुए वो अपने चेहरे को व्योम के हाथों को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। व्योम ने मजबूती से उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, चांद, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। व्योम के मुंह से अपना नाम सुनकर चांद ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसने पहली बार व्योम के मुंह से अपना नाम क्लियर सुना था। व्योम ने चांद की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम मेरी बीवी हो ना, तो तुम्हें इतना रोने की क्या जरूरत है? तुमने मुझे ही तो किस करने की कोशिश की थी। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैंने तुम्हें किसी और के साथ रंग के हाथों पकड़ लिया हो। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर अपने हाथ रखते हुए कहा, है महादेव, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चांद के क्यूट से रिएक्शन को देखकर व्योम ने बेहद सख्त लहजे में कहा, कैसी बातें कर रहे थे, क्या मतलब है? मैं बिल्कुल अच्छी बातें कर रहा हूँ। तुम तो छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हो। तुम्हारी पानी की टंकी खाली कब होगी? मुझे सच सच बताओ। व्योम के सवाल को सुनकर चांद अपने निचले होंठ को चबाने लगी। व्योम ने उसकी हरकत को देखकर बेहद मधोशी भरी आवाज में कहा, ये तुम्हारा नहीं, यह मेरा काम है। कहते हुए उसने आगे बढ़कर चांद के होठों पर अपने होंठ रख दिए और हल्के हल्के से उसके होठों को चूमने लगा। व्योम के होंठ चांद के होठों पर थे। बेचारी चांद अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके व्योम की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर पहले तक व्योम उसे कह रहा था कि उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की है और अब वो खुद ही उसको किस कर रहा था। चांद की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्योम ने हल्के से उसके होठों से दूर होते हुए कहा, आंख बंद करके किस को महसूस करो, ऐसे आंख फाड़ फाड़ के नहीं कहते। कहते हुए उसने अपने हाथों से चांद की आंखों को बंद कर लिया। बेचारी चांद भी चुपचाप उसकी बात मानकर अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। वो काफी प्यार से उसके होठों को चूम रहा था। इतने दिनों बाद चांद के होठों का एहसास महसूस करके उसे एक अजीब सुकून मिल रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे चांद की शर्ट के अंदर उसकी कमर पर चल रहा था। चांद उसे खुद से दूर करना चाहती थी, पर वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। ना उसके हाथ साथ दे रहे थे, ना उसकी बाकी बॉडी। व्योम के इस तरह से करीब आने की वजह से चांद की हालत खराब हो चुकी थी।
काफी देर तक चांद के होठों को प्यार से किस करने के बाद व्योम ने हल्के से उसके होठों को बाइट करके अपने होठों को उसके होठों से दूर करके चांद के चेहरे की तरफ देखा। चांद गहरी गहरी सांस ले रही थी। वो हमने धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे वाइफी। चांद ने जैसे ही यह सुना, उसके पेट में अजीब से गुदगुदी पैदा होती हुई उसे महसूस हुई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। व्योम ने धीरे से उसके गालों को चूमते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। चांद इस बार भी कुछ नहीं बोल पाए। व्योम ने उसके दूसरे गालों को चूमते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी आंसुओं की टंकी। कहते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए उसे हैप्पी बर्थडे कहने लगा। चांद के होठों पर इस वक्त एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। कल रात को सबके इतनी प्यार से विश करने के बाद, सबके गिफ्ट मिलने के बाद भी उसके दिल में हल्का सा दर्द इस बात का था कि उन सब लोगों के बीच में भी व्योम शामिल नहीं था। पर आज अपने जन्मदिन की सुबह ही व्योम के साथ इतना प्यार टाइम स्पेंड करने के बाद अब उसकी दर्द की वजह गायब हो चुकी थी। व्योम ने अपने चेहरे को चांद के चेहरे से दूर करके उसके छोटे से चेहरे पर नजर आने वाली खुशी की तरफ देखा और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी का ये साल तुम्हारी बीती जिंदगी की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, जहां पर सिर्फ दर्द, सिर्फ तकलीफ थी। तुम्हारी इस जिंदगी में तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेंगी, सिर्फ खुशियां। व्योम की बातें सुनकर चांद की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, जो कि हम अपने गाल पर महसूस कर पा रहा था। उसने हल्के से चांद के चेहरे को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम जब देखो तब रोती क्यों रहती हो? क्या कभी मुस्कुरा नहीं सकती? तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है, जिसे देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। तुम मुस्कुराने की जगह पर रोती क्यों रहती हो? व्योम की बातें सुनकर चांद ने धीरे से कहा, पहले हमारी जिंदगी में कभी भी इस तरह से हमारे जन्मदिन को किसी ने स्पेशल नहीं बनाया। चांद के मुंह से स्पेशल सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, रुको, तुम्हें ये शब्द किसने सिखाया? तुम्हें तो इंग्लिश का कुछ नहीं आता था ना? थोड़ी देर पहले ही तुमने प्रॉमिस कहा था, सॉरी कहा था, थैंक यू कहा था। चांदनी धीरे से कहा, वो हमें अध्याय भैया ने सिखाया है। उन्होंने कहा है कि वो हमें पढ़ाएंगे और हमें भी शहर की लड़कियों की तरह होशियार बना देंगे। कहते हुए चांद की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसे बचपन से पढ़ने का शौक था, पर उसकी चाची जी ने चौथी के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। चांद ने हिंदी मीडियम में चौथी तक पढ़ाई की थी, जिस वजह से उसे हिंदी पढ़ना तो आता था, पर उसे इंग्लिश का कुछ भी समझ नहीं आता था। वही चांद की बात सुनकर कि अध्याय ने कहा है कि वो उसे पढ़ाकर शहर की लड़कियों की तरह होशियार बना देगा। व्योम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें शहर की लड़कियों की तरह होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए व्योम के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। व्योम के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर चांद ने डरते हुए कहा, क्यों हम शहर की लड़कियों की तरह होशियार बनना चाहते हैं? सब हमें गंवार कहते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहते हुए चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। व्योम ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। व्योम के मुंह से सॉरी सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहा, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? व्योम ने हल्के से उसके होंठों को चूमते हुए कहा, मैंने भी तो तुम्हें गंवार कहा था ना। व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, पर आपने तो सच कहा था ना, हम सच में गंवार। चांद ने इतना कहा ही था कि व्योम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, नहीं, तुम गंवार नहीं हो। गंवार वो है जो तुम्हें गंवार कहते हैं। पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी जितनी समझदार तुम हो, इतनी शहर की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं होती। प्रॉमिस करो मुझसे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम उनके जैसी नहीं बनोगी, जैसी हो वैसी ही रहोगी। व्योम की बात सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहा, तो क्या हम पढ़ाई ना करें? चांद के सवाल पर व्योम ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कब कहा पढ़ाई मत करो, पर खुद को मत बदलो, जैसी हो वैसी ही रहो, बस दुनिया का सामना करो। प्रॉमिस करो कि तुम खुद को नहीं बदलोगी। तुम्हारे अंदर में हमेशा यही मासूमियत देखना चाहता हूँ। व्योम की बात सुनकर चांद के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने प्यार से कहा, हम कभी खुद को नहीं बदलेंगे, पक्का वाला वादा, पर आप हमें छोड़ोगे तो नहीं ना, जैसे सब लोग हमें खुद से दूर कर देते हैं।
चांद के सवाल पर व्योम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, कभी भी नहीं। अगर तुम खुद भी मुझसे दूर जाना चाहोगी तो भी नहीं। व्योम की बात सुनकर चांद ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कल तक चांद को अपनी जिंदगी से निकालने की प्लानिंग कर रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि क्यों, पर उसने चांद को यह वादा कर दिया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। क्या अब वो इस वादे पर खरा उतरने वाला था? ये तो सिर्फ उसे ही और आने वाले कल को ही पता था। चांद अभी भी उनके सीने से लगी हुई ही थी कि तभी अचानक से उसे अपनी कमर पर व्योम की उंगलियां चलती हुई महसूस हुई, जिसका एहसास होते ही चांद को अचानक से याद आया कि इस वक्त वो किस कंडीशन में है। रात को कैसे वो क्लोज में कपड़े चेंज करने के लिए गई थी और आखिर में अपने कपड़े पहनने की जगह पर व्योम की शर्ट पहनकर बाहर आ गई थी। ये याद आते ही उसकी सांसें गले में अटक गई। उसने झटके से व्योम को खुद से दूर किया। विलोम, जो कि छोटी सी चांद को अपने सीने में छुपाकर सुकून महसूस कर रहा था, अचानक से उसके इस तरह से धक्का देने की वजह से हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। चांद ने घबराते में कहा, छोड़िए हमें। कहते हुए उसने खुद की तरफ देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। चांद के बर्ताव को देखकर भी हमने कंफ्यूज होते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? अब तो ठीक थी। कहते हुए उसने चांद की तरफ देखा, जिसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था और वो अपने चेहरा नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। व्योम की अचानक से समझ आया कि उसकी मासूम सी बीवी को शर्म आ रही है। ये सोचते ही उसके होठों की कोने टेढ़े हो गए। उसने चांद को अपने करीब खींचते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ कि तुम मेरी शर्ट पहनकर क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी कि तुम मेरी शर्ट को पहनकर मुझे महसूस करना चाहती थी? क्या तुम इस शर्ट को अपनी बॉडी पर महसूस करके मेरी बॉडी के टच को महसूस कर पा रही हो? व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। कल रात को उसने अपने कपड़े पहनने की जगह पर व्योम के कपड़े क्यों पहने थे? उसने धीरे से कहा, नहीं, वो हम कपड़े बदलने के लिए गए थे पर हमें नींद आ रही थी, इसलिए हमने ये पहन ली। सच में? चांद ने मासूमियत से झूठ बोलते हुए कहा। चांद की बात सुनकर भी व्योम ने कहा, फिर से झूठ बोल रही हो? तुम्हारे महादेव तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे और पति से झूठ बोलने पर तो और भी बड़ी पनिशमेंट मिलती है। हो सकता है कि तुम्हारे महादेव तुम्हें नरक में जगह दे दे और फिर तेल में फ्राई करें। चांद ने जैसे ही यह सुना, उस बेचारी की आंखों में घबराहट नजर आने लगी। उसने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमें आपकी याद आ रही थी और हमें आपकी शर्ट मिल गई। हमने सोचा कि रूम में तो हम अकेले हैं, इसलिए फिर हमने ये पहन ली। हमने इस बार सच बोला है। अब महादेव नाराज नहीं होंगे ना? चांद की बात सुनकर व्योम ने उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखा और उसे मजबूती से अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? दिल करता है कि तुम्हें दिन भर किस करता रहूं। कहते हुए व्योम ने उसके दोनों गालों को चूम लिया। वहीं उनकी बात सुनकर चांदनी मासूमियत से कहा, हम सच में क्यूट हैं? चांद की नीली आंखों को देखकर व्योम ने बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, क्यूट ही नहीं, तुम सेक्सी और हॉट भी हो। इतनी ज्यादा कि तुम्हें देखकर मैं पूरी तरह से पागल हो जाता हूँ। इतना ज्यादा कि अब मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। एपिसोड 59। व्योम की बात सुनकर चांद के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसे घबराहट हो रही थी। वही व्योम तो जैसे होश में ही नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चांद को देखकर पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। उसका हाथ धीरे धीरे चांद की कमर, उसके पेट और धीरे धीरे चांद के सीने की तरफ जा रहा था। चांद, जो कि अब तक मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बैठी हुई थी, उसने डरी हुई आवाज में कहा, हमें डर लग रहा है। चांद की ऐसी आवाज सुनकर व्योम के हाथ उसकी जगह पर ही रुक गए। उसके होंठ, जो कि चांद की गर्दन पर चल रहे थे, वह भी रुक गए। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो चांद का चेहरा डर की वजह से सफेद पड़ा हुआ था। उसे इस तरह से घबराया हुआ देखकर व्योम को एहसास हुआ कि वो खुद ज्यादा ही जल्दबाजी में चांद के करीब आ गया है। चांद शहर की लड़कियों की तरह नहीं थी, जो खुद उसके सामने बिना कपड़ों के आ जाती थी। चांद एक गांव की भोली भाली से लड़की थी, जिसने अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कभी भी नहीं देखा था। उसने चांद को अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं चाहती।
तब तक बिल्कुल भी नहीं, कहते हुए व्योम चांद के सर पर हाथ फेर कर उसे शांत करने लगा। कुछ ही देर में चांद शांत हो गई। व्योम ने हल्के से उसके चेहरे को ऊपर उठाकर देखा तो चांद अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए उसे ही देख रही थी। उसे इस तरह से अपने होठों को बाइट करते हुए देखकर व्योम ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह मेरा काम है, और अब क्या हुआ? अब क्यों अपने होठों को काट रही हो? चांद ने मासूमियत से कहा, वो हमें शर्म आ रही है। कहते हुए चांद ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी हरकत देखकर व्योम को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए चांद को अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आई एम योर हस्बैंड। कितनी बार कहूं, तुम्हें मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं है। कहते हुए व्योम ने चांद को बाथरूम में छोड़ दिया और हल्के हाथों से उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना, कुछ नहीं करूंगा। शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं दूसरे रूम में नहाने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने कपड़े लेने के लिए नहाने के बाद रूम में आ सकती हो। कहते हुए व्योम रूम से बाहर चला गया। वही उसकी बात सुनकर चांद ने अपनी आंखें खोलकर देखा और जाते हुए व्योम की तरफ देखकर उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर व्योम की बातें सुनकर चांद को अपने पेट में अजीब से गुदगुदी पैदा होती हुई महसूस हो रही थी। उसने खुद से कहा, आप कितने अच्छे हो। महादेव ने आपको हमारी जिंदगी में भेजकर हमें सब कुछ दे दिया है। हम बस अब ये चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहो। कहते हो चांद नहाने के लिए चली गए। वही व्योम रूम से निकालकर स्टडी रूम में आ गया। स्टडी रूम में बाथरूम था। व्योम बाथरूम में आकर शॉवर के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिर क्या चाहता हूँ? मैं उसके करीब भी जाना चाहता हूँ। उसे खुद से दूर भी करना चाहता हूँ। मैं उसे प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि मैं हमेशा उसे अपने साथ रखूंगा, और मैं खुद से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं उसे खुद से दूर करूंगा। आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ? मैं उसके दिल के साथ नहीं खेल सकता। मुझे खुद की फीलिंग्स को समझाना ही होगा। कहते हुए व्योम ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने उसे चांद का प्यारा सा चेहरा नजर आने लगा। चांद की प्यारी सी मुस्कुराहट, उसकी निश्चल वह नीली आंखें जिसमें हमेशा ही उसे मासूमियत नजर आती थी, जो प्यार से उसे देखती थी। चांद के चेहरे को याद करके व्योम के होठों पर अपने आप प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, पता नहीं तुम्हारा और मेरा साथ कब तक है, बस इतना पता है, जब तक है मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। कहते हुए व्योम फ्रेश होने लगा। वहीं दूसरी तरफ चांद अब तक नहाकर फ्रेश हो चुकी थी। उसने एक तौलिए में खुद को लपेटा हुआ था और डरी हुई नजरों से बाथरूम का दरवाजा खोलकर पूरे रूम में यहाँ वहां देख रही थी। हालांकि व्योम ने उसे कहा था कि वो दूसरे रूम में नहाने के लिए जा रहा है, पर चांद को अभी भी डर लग रहा था कि कहीं व्योम रूम में ना हो। काफी देर तक रूम में व्योम को ढूंढने के बाद जब चांद को यकीन हो गया कि व्योम रूम में नहीं है, वो तेज कदमों से चलती हुई दौड़ते हुए सीधी क्लोजेट में जाकर घुस गई। कुछ देर बाद व्योम अपने रूम में वापस आया तो उसे रूम में कोई भी नजर नहीं आया। ये देखकर उसने खुद से कहा, ये कहाँ चली गई? उसने इतना कहा ही था कि क्लोजेस्ट रूम का दरवाजा खुला और चांद अपने पल्लू को सही करते हुए बाहर आए। चांद ने इस वक्त एक रेड कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी गोरी बॉडी पर रेड कलर उभरकर नजर आ रहा था। चांद के बाल इस वक्त हल्के गीले थे, जो कि उसकी गर्दन पर चिपके हुए थे। व्योम अपनी जगह पर खड़ा होकर बस उसे ही देख रहा था। चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने खड़े हुए व्योम इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर उसने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, आपको कुछ चाहिए क्या? व्योम ने चांद के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे ही मुझे बताओ, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं क्या गिफ्ट चाहिए? व्योम के सवाल पर चांद ने धीरे से कहा, कुछ भी नहीं। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, कुछ भी नहीं से क्या मतलब है? कुछ तो चाहिए होगा ना, बताओ। तुम्हें जो चाहिए मैं वो लाकर दूंगा। व्योम बात सुनकर चांद कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद उसने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या आप हमें वो लाकर दोगे? वो जो छोटे छोटे होते हैं, जो बच्चों के पास होते हैं, वो सॉफ्ट से खिलौने। चांद की बात सुनकर व्योम भी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। अचानक से उसे जैसे कुछ समझ आया।
उसने धीरे से कहा, मतलब टेडी बेयर। चांद ने धीरे से कहा, शायद से यही कहते हैं। क्या आप हमें वो लाकर दोगे? राजू भैया के पास थे वो बहुत सारे, पर वो हमें कभी नहीं देते थे। वो कितने सुंदर होते हैं ना। कहते हुए चांद का चेहरा उदास हो गया। वही उसकी बात सुनकर व्योम ने खुद से कहा, इसकी चुड़ैल चाची को तो मिलना ही पड़ेगा। बहुत टॉर्चर किया है इससे। इतनी क्यूट है, यह इतनी इनोसेंट है, कोई इसके साथ बुरा कैसे कर सकता है? मेरे जैसा शैतान भी इसके साथ बुरा नहीं कर पा रहा है, तो उस चुड़ैल ने कैसे इसके साथ बुरा किया? वो कोई मामूली औरत तो नहीं हो सकती, उससे मिलना ही होगा। सोचकर व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, और कुछ चाहिए? चांद ने अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचते हुए कहा, जलेबी। क्या आप हमारे लिए जलेबी लेकर आओगे? चांद की डिमांड सुनकर व्योम ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? चांद ने कहा, फूड मतलब खाना ना। इस 2 दिनों में अध्यायजित अधिक और आयुष ने उसे काफी कुछ सिखा दिया था। चांद ने भले ही पढ़ाई नहीं की थी, पर उसकी मेमोरी काफी अच्छी थी। एक बार अगर उसे कुछ बताया जाए तो उसे अच्छे से याद रहता था। व्योम ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ बताओ, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? चांद ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, सब कुछ। चाची जी हमें सिर्फ दाल चावल देती थी, वो भी कभी कभी, इसलिए हमें वही पसंद है। चांद की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, इसकी चुड़ैल चाची की ऐसी की तैसी, बुढ़िया ने बहुत टॉर्चर किया है। अब रुक बुढ़िया, बस मेरा इंतजार कर, अब तेरी टॉर्चर होने की बारी है। सोचकर व्योम ने चांद के पास आकर प्यार से कहा, अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें कहीं घूमने के लिए लेकर चलता हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। व्योम की बात सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर दादी माँ ने कहा था कि कल हम मंदिर जाएंगे, इसलिए हमें दादी माँ के साथ मंदिर जाना है। आज हमारा जन्मदिन है ना, इसलिए। चांद की बात सुनकर व्योम ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, हम शाम को चलेंगे। अभी तुम दादी माँ के साथ मंदिर चली जाओ। व्योम की बात सुनकर चांद के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर हल्के से अपने बालों को तौलिए से सुखाया और अपने बालों के बीच में मांग निकालकर सिंदूर भरने लगी। व्योम बस अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर चांद की तरफ देख रहा था। वो इस वक्त इतनी प्यारी लग रही थी कि वह चाहकर भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। उसने धीरे से कहा, जिसे आज जी भर के देख रहा हूँ, कल तक उसे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आखिर वो क्या रहा है मेरे साथ? जो कुछ भी हो रहा है बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा। कहते हुए व्योम ने चांद के पास आकर हल्के से उसकी कमर में अपने हाथ डालकर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो? व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, पर आपने तो कहा था कि हम बदसूरत हैं। व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें याद है? चांद ने धीरे से कहा, हम बहुत होशियार हैं। चांद की बात सुनकर व्योम ने हंसते हुए कहा, तुम और होशियार, तुम एक नंबर की बुद्धू हो। कहते हुए व्योम ने उसके छोटे से हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो। कहते हुए हम चांद को अपने साथ लेकर नीचे आने लगा। चांद बस अपने हाथ की तरफ देख रही थी, जिसे व्योम ने मजबूती से थामा हुआ था। उसने धीरे से कहा, क्या आप हमेशा ऐसे ही हमारा हाथ थाम कर रखोगे? चांद की बात सुनकर व्योम ने चांद के चेहरे की तरफ देखा, जो कि उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं जिंदगी भर ऐसी तरह से तुम्हारा हाथ थाम कर रखूं? व्योम के सवाल पर चांद ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे चुप देखकर व्योम ने आगे कुछ नहीं कहा और उसके साथ नीचे आ गया। लिविंग रूम में आते ही चांद ने सावित्री जी की तरफ देखा, जो कि उसे ही देख रही थी। चांद ने उनके पास आकर उनके पैर छूते हुए कहा, प्रणाम दादी माँ। सावित्री जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, हमारी बच्ची का आज जन्मदिन है, आपको याद है ना? अब हमें मंदिर जाना है। चांद ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। तभी वहां पर विराज की आवाज सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे एंजल। इस आवाज को सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर इस वक्त विराज खड़ा था, जिसके हाथ में बड़ा सा फूलों का बुके और हाथ में बड़ा सा चॉकलेट का बॉक्स था।
विराज को देखकर चांद के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। व्योम कुछ दूरी पर अपने असिस्टेंट राजेश के साथ कॉल पर बात कर रहा था। विराज की आवाज सुनकर उसने पलट कर देखा तो उसका ध्यान विराज की तरफ गया, जो कि दौड़ता हुआ चांद के पास ही आ रहा था। विराज को इतने सारे फूल और चॉकलेट के साथ चांद की तरफ आते हुए देखकर व्योम ने गुस्से से कहा, इसकी तो मेरे वार्निंग देने के बाद भी इसे कुछ समझ नहीं आया, लगता है यह मरना चाहता है। कहते हुए व्योम ने गुस्से से कहा, मैं बाद में बात करता हूँ। कहते हुए व्योम तेज कदमों से चलता हुआ चांद की तरफ बढ़ने लगा, पर चांद के ज्यादा करीब विराज था, जिस वजह से विराज पहले चांद के पास पहुंच गया। उसने चांद के सामने घुटनों की ओर बैठे हुए कहा, हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लड़की के लिए सबसे ब्यूटीफुल ऐसे फूल। तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारी खूबसूरती के आगे क्या लेकर आऊं, मुझे समझ नहीं आया। इसलिए आखिर में मैं फूल लेकर आ गया, और तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट्स। कहते हुए विराज ने बड़ा सा चॉकलेट का बॉक्स चांद के सामने कर दिया। चांद के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो अपनी ललचाई नजरों से चॉकलेट की तरफ देख रही थी। जब से उसने पहली बार चॉकलेट खाया था, तब से चॉकलेट उसकी फेवरेट चीज बन गई थी। सावित्री जी भी मुस्कुराते हुए विराज और चांद की तरफ देख रही थी। चांद चॉकलेट के बॉक्स को विराज के हाथ से ले पाती, इससे पहले ही झटके से व्योम ने चांद को कमर से पकड़कर पीछे खींच लिया। अचानक से पीछे खींचे जाने की वजह से चांद ने घबराकर पीछे पलट कर देखा तो व्योम इस वक्त बेहद गुस्से में लग रहा था। एपिसोड 60। व्योम के अचानक से पीछे खींचने की वजह से चांद बेचारी डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं विराज ने व्योम की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अरे तुमने उसे डरा दिया। एंजल, क्या तुम डर गई? विराज ने प्यार से कहा। उसके मुंह से चांद के लिए एंजल सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, उसका नाम चांद है और वह तुम्हारी भाभी है, इसलिए कॉल हर भाभी। व्योम की बात सुनकर विराज ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। वह कितनी छोटी और कितनी क्यूट है, बिल्कुल एंजल की तरह। मैं तो उसे एंजल ही कहूंगा। वह कितनी प्यारी है, बिल्कुल एंजल की तरह। दादी माँ देखो ना, आपका पोता मुझे जबरदस्ती उसे भाभी कहने के लिए कह रहा है। आप खुद बताओ कि क्या चांद इतनी बड़ी है कि मैं उसे भाभी कहूं, और वैसे भी मैं तुमसे बड़ा हूं तो मुझे चांद को भाभी कहने की कोई जरूरत नहीं है। चांद नाम भी बहुत प्यारा है, पर फिर भी मैं उसे एंजल कहूंगा। विराज की बात सुनकर सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं विराज, वैसे भी आप तो व्योम से बड़े हैं, इसलिए आप चांद को उसके नाम से बुला सकते हैं। आपने तो चांद से दोस्ती भी की है, तो दोस्त होने के नाते आप उन्हें जो चाहे बुला सकते हैं। सावित्री जी की बात सुनकर विराज के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने टेढ़ी नजरों से व्योम की तरफ देखा, जो कि गुस्से से उसे ही घूर रहा था। व्योम ने दांत पीसते हुए कहा, दादी माँ, पर मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी वाइफ को किसी अजीब अजीब से नाम से बुलाए। मैं चाहता हूँ कि यह मेरी वाइफ को भाभी कहे। व्योम की बात सुनकर विराज ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ पर एंजल को बर्थडे विश करने के लिए आया था। अच्छा एंजल, मुझे तुम बताओ, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है अगर मैं तुम्हें एंजल कहूँ? विराज की बात सुनकर चांद अपनी नीली नीली आंखों से मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। विराज ने प्यार से कहा, एंजल बोलो ना, क्या मैं तुम्हें एंजल कहता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है? कहते हुए विराज ने उदास सा चेहरा बनाकर अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे उदास देखकर चांदनी धीरे से कहा, नहीं, हमें बुरा नहीं लगता। आप ऐसे उदास मत रहो। आपको जो कहना है आप वही कहो। चांद के इतना कहते ही व्योम की पकड़ चांद की नाजुक से कमर पर मजबूत हो गई। चांद के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर विराज ने घबराकर उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, एंजल क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? कुछ हुआ है क्या? चांद ने धीरे से कहा, कुछ भी नहीं। कहते हुए वह अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी। व्योम के हाथों को अपनी कमर पर महसूस कर पा रही थी, पर वह विराज या सावित्री जी को कैसे ये बता सकती थी?
उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर विराज ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ में उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम एंजल को परेशान क्यों कर रहे हो? उस मासूम बच्ची का बर्थडे है आज। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें कहाँ फर्क पड़ता है किसी के जन्मदिन से? तुम्हें तो सिर्फ खुद से मतलब है। इसलिए अब मेरी प्यारी सी एंजल को छोड़ो, हम सब लोग मंदिर जा रहे हैं। विराज की बात सुनकर व्योम की आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से से विराज को घूरते हुए कहा, क्या तुम भी मंदिर जा रहे हो? क्या तुमने अपना ऑफिस दान में दे दिया है या फिर तुम्हारे पास काम नहीं है, जो जब देखो तब यहाँ पर मुंह उठाकर चले आते हो? व्योम के गुस्से भरी आवाज सुनकर विराज ने मासूम सा चेहरा बनाकर सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, देखिए दादी माँ, किस तरह से बात कर रहा है आपका प्यारा पोता मुझसे। सावित्री जी ने थोड़े गुस्से से कहा, व्योम हुआ क्या है आपको? आप तो ऐसे विराज से कभी बात नहीं करते थे और वैसे भी विराज के पास कई सारे एम्प्लॉयज है। आपकी तरह नहीं है वह, भगवान में यकीन है उन्हें, इसलिए हमने उन्हें भी मंदिर चलने के लिए कहा है। अगर हम आपसे पूछते तो आप मना कर देते। वैसे भी हमें पता ही नहीं था कि आप वापस आ चुके हैं। खैर, ये सब छोड़िए। आज हमारी चांद के लिए बड़ा दिन है। आज वो पूरे 18 साल की हो चुकी है, इसलिए हमने उनके लिए पंडित जी से कहकर हवन रखवाया है। हमें जाने में देर हो रही है, इसलिए आप अपने ऑफिस जाइए और हमें मंदिर जाने दीजिए। चलिए चांद बेटा, कहते हुए सावित्री जी ने आगे बढ़कर चांद के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। व्योम ने गुस्से से घूरकर विराज की तरफ देखा और सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई काम नहीं है, मैं भी आज मंदिर आ रहा हूँ। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही विराज ने ड्रामेटिक अंदाज में अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए कहा, है भगवान, मैंने क्या सुन लिया? नास्तिक इंसान भगवान के मंदिर में आने की बात कर रहा है। जिसे भगवान से बड़ा वो खुद लगता है, वो भगवान के मंदिर में आकर क्या करेगा? विराज की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर अपने दांतों को सही सलामत देखना चाहते हो तो अपना मुंह मत खोलना, वरना बोलने के लायक नहीं रहोगे। व्योम की धमकी सुनकर विराज का मुंह बन गया। अध्याय भी अब तक नीचे आ चुका था। नीचे आते ही उसने चांद के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल भाभी। चांद ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू अध्याय भैया। अध्याय को चांद इतना करीब देखकर व्योम ने गुस्से से कहा, क्या तुम उसे दूर से विश नहीं कर सकते? चिपकने की क्या जरूरत है? व्योम की बात सुनकर अध्याय ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है भाई? मैं तो बस मेरी प्यारी सी भाभी को बर्थडे विश किया है। वैसे आप वापस कब आए? आप तो 1 हफ्ते के बाद आने वाले थे ना, और 2 दिन में वापस आ गए। इतनी जल्दी थी तो फिर गए क्यों थे? अध्याय की बात सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, मैं क्यों गया था और क्यों नहीं, यह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। कहते हुए व्योम ने गुस्से से घूरकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिस वजह से कल तुम जल्दी में सिंगापुर से वापस इंडिया आ गए थे, तो तुम अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर मंदिर क्यों आना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना चाहिए। विराज ने कहा, मीटिंग से ज्यादा जरूरी काम एंजल के लिए रखी गई पूजा है, इसलिए मैं तो पूजा में आऊंगा। दादी माँ, देखो ना, यह मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। सावित्री जी ने थोड़े गुस्से से कहा, व्योम आपको हुआ क्या है? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं आप? सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मंदिर कब चलना है मुझे बता देना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। कहते हुए व्योम ने एक नजर चांद की तरफ देखा, जो कि हंसते हुए अध्याय के साथ किसी बारे में बात कर रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल भी व्योम की तरफ नहीं था। चांद को इस तरह से उन सब लोगों के साथ घुल मिलकर हंसते हुए देखकर भी हमने गुस्से से कहा, मुझसे ऐसे डरती है जैसे मैं कोई राक्षस हूँ, और रोना शुरू कर देती है, जैसे आंखों में पानी की टंकी फिटकी हुई है और उनके साथ तो सिर्फ हंसती रहती है। मुझ में कौन से कांटे लगे हैं जो मेरे सामने कभी नहीं हंसती? कहते हुए व्योम गुस्से से वहां से चला गया। उसके जाते ही विराज ने चांद की तरफ देखकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, वैसे एंजल मुझे बताओ,
इस खड़ूस ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे कहा या नहीं? विराज का सवाल सुनकर चांद ने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, उन्होंने हमें कहा, कहते हुए चांद अपने निचले होंठ को चबाने लगी। विराज ने हंसते हुए कहा, ये तो बताओ, उसने गिफ्ट क्या दिया? गिफ्ट का नाम सुनते ही चांद ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठकर अपना करना में हिला दिया, जिसे देखकर अध्याय ने छोटी आंखों के साथ कहा, मतलब खड़ूस भाई ने आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए और उन्होंने आपसे पूछा भी नहीं कि आपको गिफ्ट क्या चाहिए। अध्याय के सवाल पर चांद को याद आया, व्योम ने उससे पूछा था कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए और चांद ने उसे कई सारी चीजों के डिमांड भी कर दी थी। ये याद आते ही किस तरह से व्योम उसे बर्थडे विश करते हुए उसके गालों पर, उसके होठों पर किस कर रहा था। चांद के गाल गुलाबी हो गए। उसे इस तरह से शर्माते हुए देखा करे अध्याय और विराज ने उसके एक एक हाथ को पकड़ते हुए कहा, शर्मा क्यों रही हो? उन दोनों की बात सुनकर चांद ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो? उसे इस तरह से शर्माते हुए देखकर विराज और अध्याय को हंसी आ गई। सावित्री जी ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, आप हमारी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हैं? उसे परेशान मत कीजिए, आज हमारी बच्ची का जन्मदिन है। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, हम परेशान कहाँ कर रहे हैं दादी माँ, हम तो बस पूछ रहे हैं कि भाभी को उनके पतिदेव ने गिफ्ट क्या दिया है। वैसे भी भाभी के पतिदेव को ज्यादा ही अमीर है तो गिफ्ट भी तो अच्छा देना चाहिए, पर देखिए उन्होंने तो कुछ गिफ्ट दिया ही नहीं। आपका पोता किसी काम का नहीं है दादी माँ, किसी काम का नहीं है। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यही बात अपने भाई के सामने कहकर देखना, फिर देखते हैं कि वो किस काम का है और किस काम का नहीं। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, आप क्या चाहती है कि आपका छोटा सा पोता दुनिया से चला जाए? अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने गुस्से से कहा, अध्याय को एहसास हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया है। उसने अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए कहा, सॉरी दादी माँ, मजाक कर रहा था। अच्छा देर हो रही है, जल्दी से चलिए, हमें मंदिर जाना है। सावित्री जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, व्योम को तो बुला लीजिए, उन्होंने कहा है कि वह भी मंदिर आएंगे। सावित्री जी की बात सुनकर विराज ने बीच में कूदते हुए कहा, अरे दादी माँ कह दिया होगा, आप तो जानती है ना, उसे अपना काम कितना प्यारा है, ऊपर जाते ही वो भूल गया होगा। छोड़िए उसे, हम सब चलते हैं, आना होगा तो आ जाएगा। विराज की बात सुनकर चांद ने कहा, पर हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उन्होंने कहा था कि उन्हें आना है। चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अध्याय ने कहा, अरे भाभी भाई ने ऐसे ही बोल दिया होगा, आप उनको इग्नोर कीजिए और चलिए ना। चांद ने कहा, ठीक है। कहते हुए उसने पलटकर एक नजर अपने रूम की तरफ देखा और अध्याय विराज और सावित्री जी के साथ मेंशन से बाहर निकल गई। वो तीनों कार में बैठकर निकलने ही वाले थे कि विराज ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर व्योम का नंबर डायल कर दिया। उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कार स्टार्ट करो। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। वहीं व्योम, जो कि गुस्से से अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और चांद की हंसी को याद कर रहा था, उसे प्रॉब्लम उसकी मुस्कुराहट से नहीं थी। उसे प्रॉब्लम इस बात से थी कि जितनी कंफर्टेबल वो अध्याय और विराज के साथ थी, उतनी कंफर्टेबल वो उसके साथ क्यों नहीं थी। व्योम अब ये सब सो रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने घूरकर मोबाइल पर फ्लैश हो रहे विराज के नाम की तरफ देखा और कॉल उठाकर चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ है? विराज ने कहा, अरे वो मुझे तुमसे कहना था कि जो प्रोजेक्ट तुम्हारी और मेरी कंपनी हैंडल करने वाले हैं ना, उसकी फाइल को चेक कर लेना। वह क्या है ना, मैंने सोचा था कि मैं कार में बैठने के बाद उसे चेक कर लूंगा। मंदिर जाते हुए रास्ते में पर मैं भूल गया और अब हम निकल चुके हैं। विराज की बात है सुनते ही भी हमने चिल्लाते हुए कहा, निकल चुके हैं से क्या मतलब है तुम्हारा? विराज ने मासूमियत से कहा, अरे मतलब मैं, एंजल, अध्याय और दादी माँ, हम तीनों मंदिर के लिए निकल चुके हैं। इसलिए तो कहा कि अब जब तुम घर पर हो तो फाइल को ही चेक कर लेना। विराज की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना, मैं आऊंगा तो तुम सब लोग मुझे छोड़कर क्यों गए? व्योम के गुस्से भरी आवाज को इग्नोर करके विराज ने कहा, एंजल, अगर तुम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो तो मेरी गोद में बैठ जाओ।
विराज की बहुत सुनते ही व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, विराज मैं तेरी जान ले लूंगा। गाइस, ये स्टोरी आगे तभी कंटिन्यू होगी जब इस पर 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, वरना आगे के एपिसोड नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।